हाय गाइस, वनडे एग्जाम फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 6 नंबर स्टार्ट करने वाले हैं, यानी ये छठा प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है, ये टोटल 100 नंबर का होगा और ये इसमें केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स दोनों कंबाइंड रहेगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट छठा नंबर का है। ठीक है, एंड इसमें 100 क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट में बता दूं, ये जो है केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये जो टेस्ट सीरीज है ये बीपीएससी के लिए बनाया गया है। ठीक है, जो 13 दिसंबर 2024 को होने वाली है। तो ज्यादा हम टाइम किल नहीं करेंगे, देन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बट एक चीज मैं बोल दूं, कल से मैं कोशिश करूंगी 2 से 3 टेस्ट दिन में अपलोड करूं, क्योंकि अब एग्जाम का समय बहुत कम है और भी सारे टेस्ट वगैरह, बहुत सारा चीज, करंट अफेयर्स है, टेस्ट है, बहुत सारा का एमसीक्यू कराना है। ठीक है, तो कल से 2-2 3-3 करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जा रहा है, तो मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, बट बात है कि समय अपने पास बहुत कम है। ठीक है, तो केवल हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फैराडे स्थिरांक है। ठीक है, तो ये है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर करता है। बी नंबर कह रहा है इलेक्ट्रोलाइट में प्रवाहित धारा पर निर्भर करता है। सी में कह रहा है उस विलायक के आयतन पर निर्भर करता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, डी नंबर कह रहा है एक सार्वभौमिक स्थिरांक है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सही जवाब आपको चुनना है, चारों में से कौन हो जाएगा। ये हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये कथन और कारण वाला है। ठीक है, लाइक बोले तो ये स्टेटमेंट वाला है। स्टेटमेंट 1 और 2 को मिलाना है, दोनों का मिलान सही है या नहीं है ये आपको बताना है। जैसे कि परमाणु घड़ी है तो ये किस चीज से मेल खाती है, यूरेनियम डेटिंग है तो ये किस चीज से मेल खाती है, इसकी ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो परमाणु घड़ी जो है ये चट्टानों की आयु वगैरह निर्धारण किया जाता है, तो ऑप्शन ए का 1 हो जाएगा। तो आपको अब मिलान करना है ऑप्शन ए में कहाँ है, तो डायरेक्ट यहाँ पे 1 यहाँ पे है। ठीक है, तो बाकी तो ऐसे ही एलिमिनेशन मेथड लगा के आंसर निकल जाएगा। ठीक है, यूरेनियम डेटिंग जो हो जाएगा सटीक समय। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी में, यानी 2 का 2 हो जाएगा। अर्धायु अवधि रेडियोधर्मी, ये हो जाएगा। सूर्य घड़ी यानी समय मापने की प्राचीन विधि। ठीक है, तो अगर आपको और पता नहीं ऑप्शन, केवल ये लास्ट वाला पता है, सूर्य घड़ी यानी समय मापने की प्राचीन विधि है, क्योंकि पहले के जमाने में ऐसा देखते थे ना कि सूर्य जब निकलता था, अच्छा इतना टाइम हो गया, शाम हो गया, अच्छा इतना हो गया, दोपहर हो गया, तो समय मापने की प्राचीन विधि है। ठीक है, पहले की, क्योंकि पहले के जमाने में दादी दादा लोग उतना बहुत कम लोग पढ़ा लिखा होता था, है ना। पहले लोग ऐसे ही करते थे ना, लाइक बोले तो सूरज के माध्यम से देखते थे कि कितना टाइम हो रहा है, कितना अच्छा शाम हो गया होगा, दोपहर हो गया होगा, सुबह हो गया है ना। तो आप अगर यदि ऑप्शन डी अगर करते हैं तो भी आपका आंसर हो जाता, क्योंकि 4 जो है केवल इसी ऑप्शन में। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, यानी कि सही सुमेलित है ये बताना है। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉन ई गोल्डेस्टीन, ये गलत हो जाएगा। अल्फा कण WC रोएंगर, ये गलत हो जाएगा। न्यूट्रॉन जो है ये कह रहा है कि चैडविक, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, चैडविक हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे कह रहा है ये गलत क्यों है, क्योंकि अल्फा कण की खोज जो है, यहां मैं लिख दे रही हूं, अल्फा कण, अल्फा कण का खोज किसने किया था, तो ये किया था रदरफोर्ड ने। ठीक है, रदरफोर्ड। ठीक है, ये याद रखना है। और WC जो है यहाँ पे लिखा हुआ है WC रोएंगटगर, ये एक्सरे की खोज किए थे। ठीक है, तो ये किसकी खोज किए थे, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्सरे। ठीक है, एक्स रे, तो यहाँ पे हो जाएगा। तो कुछ कुछ फैक्ट है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो आपन बताना है कि इसका कौन सा सही, सॉरी ये तो हम लोग डिस्कशन कर ही लिए थे, ऑप्शन इसका सी है। ये है नाभिक के आकार का क्रम इस प्रकार है, 1 × 10⁻15 मीटर, 1 × 10⁻12 मीटर, 1 × 10⁻10 मीटर, इनमें से कोई नहीं, तो आपको सही बताना है क्या है। तो नाभिक के आकार का क्रम जो है 1 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ऐसे परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है कहलाते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है और लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, क्या कहलाती है? समस्थानिक कहलाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों में से किसी का नमूना कपूर, नेफ्थलीन या फिर सूखी बर्फ की तरह हवा के संपर्क आने पर कुछ समय बाद गायब हो जाता है, इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को आप सभी को पता है, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन, ठीक है, यानी कि कपूर जो होता है, नेफ्थलीन और सूखी बर्फ जो भी पदार्थ होता है, ये हवा में अगर रखने पे ये गायब हो जाता है, इसको ऊर्ध्वपातन करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 7 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कथन है, परासरण की प्रक्रिया में विलायक सांद्रिक विलयन से तनु विलयन में चला जाता है। ठीक है, ऑप्शन ये कह रहा है रिवर्स ऑस्मोसिस तनु विलयन पर बाह्य दबाव लगाया जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये दोनों जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो हमारा आंसर डायरेक्ट डी हो जाएगा, ना तो ए और ना ही बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि परासरण की प्रक्रिया जो होती है ये किसी भी विलायक में, यानी कि प्रसार तनु विलयन से सांद्र विलयन जो होता है उसकी ओर होता है। ठीक है, और यानी कि ऑस्मोसिस में सांद्र विलयन पर बाहरी दबाव डालने के, यानी कि डालने से उसके जो भी उसमें मौजूद होता है लाइक बोले तो अणु वगैरह आयन विलयन से अलग हो जाता है, तो हमारा उसके अकॉर्डिंग ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए एंड बी दोनों गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 8 नंबर, इसको यहां ला देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन और दूसरा कारण है, यानी कि असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। आपको बताना है दोनों में से कौन सा सही है या गलत है, या दोनों सही है दोनों गलत है, ये बताना है। ऑप्शन, कथन कह रहा है उच्च तापमान पर रासायनिक अभिक्रिया तेज हो जाती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि उच्च तापमान जब भी होता है तो उसका रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? तेज हो जाता है। कारण कह रहा है उच्च तापमान पर आणविक गति तेज हो जाती है, और उपयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये दोनों सही है। ठीक है, यानी ए और आर दोनों अलग अलग सत्य है और आर एक ही सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, ये बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, पाश्चुरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा, तो पाश्चुरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ये क्या लिखा है, दूध को 24 घंटे के लिए बहुत कम तापमान पर सुरक्षित किया जाता है। दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है। पहले दूध को लंबे समय तक गर्म किया जाता है और फिर निर्दिष्ट समय के भीतर अचानक ठंडा किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ काट दो, बी काटो, बाकी सी सही हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पानी में साधारण नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक हिमांक होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, पहले क्या होगा, बढ़ेगा फिर घटेगा। ठीक है, तो क्या होता है, पानी का जब भी पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी का क्वथनांक हिमांक उसका पूछ रहा है क्या होगा, तो पहले क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, घटेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर देखना है कौन सा हो जाएगा, पहले बढ़ेगा घटेगा घटेगा बढ़ेगा, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10 का डी हो जाएगा। फिर से मैं यहाँ टिक कर दूं, 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की टंकी में फफूंद की नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन है। ठीक है, तो ये कौन सा रसायन है जिसे यूज किया जाता है, ये बताना है कौन सा हो जाएगा, ये कॉपर सल्फेट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 नंबर, फ्लोरोसेंट ट्यूब में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ है, तो ये कौन से पदार्थ है, पारा, वाष्प और आर्गन होता है। ठीक है, यानी कि फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, तो ये इस्तेमाल किया जाता है आपको पारा, वाष्प और आर्गन। ठीक है,
ये याद रखना है। देखो फ्लोरोसेंट ट्यूब एक लंबी कांच की ट्यूब होती है जिसके अंदर फॉस्फेरी उसको एक पारा वाष्प और निष्क्रिय गैस आर्गन का उपयोग किया जाता है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा पारा वाष्प और आर्गन। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त पदार्थ है, तो कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त पदार्थ क्या है ये आपको बताना है, तो सिल्वर आयोडाइड हो जाएगा। अक्सर ये चर्चा में था दिल्ली वगैरह में, जैसे फायर क्रैकर वगैरह बहुत ज्यादा पिछले साल भी नवंबर दिसंबर के समय बहुत सारा न्यूज में था, रिसेंटली भी था कि फायर क्रैकर वगैरह यूज हो जाता है जिसके कारण बहुत सारे पोल्यूटेंट हो जाते हैं, बारिश नहीं हो पाती है, थोड़ी बहुत बारिश होती है। तो ऐसा किया जाए कि ये जो है ना क्या बोलते हैं इसको, सिल्वर आयोडाइड। तो सिल्वर आयोडाइड जो है ये यूज करा करके, यानी कि स्काई में, आसमान में वहां से बाई प्लेन के द्वारा, यानी कि वर्षा के लिए, यानी कि यू बोल सकते हैं आप कि वर्षा इसके यूज करके बारिश वगैरह कराया जा सकता है जिससे कि डस्ट पार्टिकल जो है थोड़ा कम होगा। ठीक है, पराली वगैरह जलाया जाता है जिसको स्टबल बर्निंग कहते हैं इंग्लिश में, है ना। तो जिसके कारण आप देखते हैं कि अक्सर दिल्ली वगैरह अभी रिसेंटली आप वैसे न्यूज वगैरह पढ़ते होंगे तो आप सभी को पता ही है कि ये अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया हुआ था, ठीक है, कि हमारे यहाँ वाटर वगैरह जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। आप देखते हैं गर्मी के दिनों में कितना ज्यादा पानी की क्राइसिस होती है दिल्ली में, धूप भी होते हैं, है ना। तो ये सब कहीं ना कहीं क्लाइमेट की वजह से होता है। इसके बाद बारिश समय पे नहीं होना, पॉल्यूटेंट वगैरह बहुत ज्यादा है, बहुत सारी चीजें इसमें मतलब बहुत सारी चीजें इसके रीजन हो सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यदि अगर आप न्यूज वगैरह पढ़ते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो अभी क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे आसपास के न्यूज में चलते रहते हैं, तो आप उससे भी सोल्व कर सकते हैं। मेरे बताने का मतलब इतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रासायनिक रूप से, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर दूं, रासायनिक रूप से प्लास्टर ऑफ पेरिस है, तो रासायनिक रूप से प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, कैल्शियम सल्फेट है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोमोबाइल में पेट्रोल के दहन से निम्नलिखित धातु उत्पन्न होकर वायु प्रदूषित होता है, तो वायु प्रदूषित क्या होता है, ये शीशा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वाहन में पेट्रोल वगैरह जब यूज किया जाता है उसके जलने से शीशा निकलता है। ठीक है, और जो भी है वायुमंडल में ऑक्सीजन के साथ मिलकर के शीशा यानी कि ऑक्साइड बनता है, और यह सांस के माध्यम से अपने बॉडी में जैसे हम लोग सांस लेते हैं ना, तो नोज के थ्रू, बॉडी के थ्रू, वो अंदर जा करके और हमारे बहुत सारे फंक्शन को, ऑर्गन को प्रॉब्लम करती है, जैसे तंत्रिका तंत्र को उस पे इफेक्ट करती है। ठीक है, तो ये बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, वायु प्रदूषण होती है, तो ये शीशा वाहनों में ऑटोमोबाइल पेट्रोल वगैरह जो भी जलता है उसमें से शीशा निकलता है। ठीक है, तो ये आप यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। आप यदि न्यूज भी पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि बहुत सारी चीजें पढ़ने की जरूरत हो। चलो फिर हम बता रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलम का रासायनिक सूत्र है, तो नीलम का रासायनिक सूत्र जो है Al2O3, Al2O3। ठीक है, नीलम का रासायनिक सूत्र क्या है, Al2O3। ठीक है, ये नीलम जो होता है नीलम प्राकृतिक में पाया जाता है और कृत्रिम रूप से इसे बनाया भी जाता है। इसकी कठोरता के कारण इसका उपयोग जो है इसका किया जाता है। ठीक है, जैसे कि घड़ी वगैरह में, क्रिस्टल घड़ी वगैरह हो गया, ये सब चीजों में इसका उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का प्रकार नहीं है, ठीक है, यानी कि तत्व का प्रकार नहीं है, तो अपन बताना है 17 का। ठीक है, तो ये हो जाएगा गैस। ठीक है, गैस जो है तत्व का प्रकार नहीं है, बाकी अधातु और धातु है। ठीक है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, धातु और अधातु। इसको एलिमिनेट करेंगे तो हमारा गैस हो जाएगा। गैस जो है यानी कि तत्व का प्रकार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से, यानी कि निम्नलिखित में से किस तत्व को केरोसिन में डुबोकर सुरक्षित रखा जाता है, तो ये आप सभी को पता है सोडियम होता है। सोडियम जो होता है ना,
एक्चुअल क्या होता है, ये सोडियम अगर केरोसिन तेल में नहीं रखा जाएगा तो ये हवा में बहुत जल्दी उड़ जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसे सोना वगैरह में सोना कह रहे हैं, क्या बोलते हैं, केरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाता है, ठीक है। तो ये तांबा चांदी ये सब नहीं होगा, हमारा डायरेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा सोडियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी भी धातु को कुछ समय हवा में रखने पर उस पर बेसिक कार्बोनेट की हरे रंग की, ठीक है, हरे रंग की परत बन जाती है, वह धातु है, ठीक है। तो वह धातु का पहचान करना है, कौन सा धातु हो जाएगा, तांबा हो जाएगा। अक्सर आप देखते हैं कि अगर तांबा को रात भर अगर बारिश के समय या फिर बारिश कह रहे हैं रात में ऐसे खुले जगहों पे रख सकते हैं, ठीक है। तो वो बहुत ऐसे देखिएगा कि उसमें हरा हरा होने लगता है, ठीक है। तो ये तांबा में होने लगता है, क्योंकि चांदी जिंक निकल ये सब में नहीं होता, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ निम्नलिखित मिलाया जाता है। यानी कि स्टेनलेस स्टील जो है एक मिश्र धातु है, इसमें मिक्सिंग किया जाता है, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है लोहे के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो लोहे के साथ क्रोमियम को मिलाते हैं, आप सभी को पता है, ठीक है। यानी कि स्टील में जंग नहीं मतलब लगे, इसके कारण इसे मिलाया जाता है, और स्टेनलेस स्टील मतलब इसे कहते हैं, ठीक है। तो क्रोमियम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी के पौधे में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण औषधीय गुण होता है। तो औषधीय गुण क्या होता है, ये होता है फिनोल और फ्लेवोनोइड्स, ठीक है। औषधीय गुण क्या होता है, फिनोल और फ्लेवोनोइड्स होता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने गैसोलीन के साथ इथेनॉल को मिलाने अनिवार्य कर दिया, यानी एकदम नेसेसरी कर दिया है। तो ये कौन सा देश है, तो ये हो जाएगा ब्राजील, ठीक है। देखो ब्राजील ने ये इथेनॉल को मिलाना अनिवार्य कर दिया, कानून बनाया, ठीक है। तो ये कब बनाया, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जरूरी नहीं कि ब्राजील के बारे में पूछ ले, हो सकता है ये पूछे कि ब्राजील ने ये कानून बनाया, तो ये कब बनाया, तो ये 2007 में बनाया, ठीक है। इतना याद रखना है, ठीक है। इसका मिश्रण में देखो 75% क्या होता है, इसमें गैसोलीन मिलाया जाता है, गैसोलीन, ठीक है। इसके बाद 25% जो होता है, यहाँ पे लिख देते हैं 25% एथेनॉल, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो एथेनॉल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फिर से मैं टिक लगा दूं, 22 नंबर का हो जाएगा ब्राजील। जब पूछेगा कब कानून बनाया था, अनिवार्य किया था, तो 2007 में, ये याद रखना है। गैसोलीन यहाँ पे लिखा हुआ है 75% और एथेनॉल को 25% मिलाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रहा 23 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़कर खाते हैं, ठीक है। तो कीटभक्षी पौधे जो है कीटों को पकड़कर खाते हैं, तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी जो होते हैं पौधे पौधे कीटों को पकड़ करके खाते हैं, ठीक है। इसके बाद पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाता है, ये तो कल भी हम लोग चर्चा किए थे बायोलॉजी वगैरह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्करा के किण्वन से होता है, ठीक है। तो शर्करा के किण्वन से क्या होता है, एथिल एल्कोहल, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस काले पदार्थ में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो कार्बन की मात्रा सबसे अधिक क्या चीज में होती है, ठीक है। तो ये आपको बताना है, चारकोल, कोक, कोयला, कोहल, ये हो जाएगा कोहल, ठीक है। देखो कार्बन आवर्त सारणी के चौथे नंबर पे आता है, और कार्बन प्राकृतिक में स्वतंत्र और कई यौगिक के रूप में पाया जाता है। कार्बन वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के रूप में पाया जाता है, ठीक है। तो आप इसमें ऑप्शन जो है कोहल मिला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर,
निम्नलिखित तत्वों का कौन सा समूह पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? ठीक है, तो ये कौन से जिम्मेदार है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, फास्फोरस। ऑप्शन डी कह रहा है कार्बन, हाइड्रोजन, पोटेशियम। ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से समूह पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? ठीक है, तो ये जिम्मेदार है कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये तीनों जिम्मेदार है। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये तीनों जो समूह है ये पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति करने के लिए, उत्पत्ति के लिए यानी कि बहुत ही जिम्मेदार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित यानी कि सभी जैव यौगिकों में सबसे आवश्यक मूल तत्व है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ठीक है, तो बताना है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये यानी कि आवश्यक मूल तत्व है। ठीक है, यानी कि सबसे जरूरी मूल तत्व है वो कार्बन है। ठीक है, देखो सभी कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, यानी सभी कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, ठीक है, कार्बनिक यौगिक से बने होते हैं, तो आप सभी को वैसे पता भी है, तो कार्बन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रहा क्वेश्चन 28 नंबर। अग्निशामक यंत्र में किस प्रतिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है? ठीक है, तो ये आपको बताना है कौन सा उत्पन्न होता है। चूना पत्थर, तनु सल्फ्यूरिक एसिड, संगमरमर पाउडर, तनु हाइड्रोलिक एसिड, या फिर संगमरमर पाउडर, तनु और हाइड्रोलिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डी नंबर कह रहा है, डी नंबर कह रहा है आपसे मैग्नेटाइड और तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, फिर से मैं ऑप्शन बता दूं, चूना पत्थर, तनु सल्फ्यूरिक एसिड, संगमरमर पाउडर और तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन सी में कह रहा है संगमरमर पाउडर और तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नेटाइड और तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली जैविक रासायनिक प्रयोगशाला की कृत्रिम संरचना है, तो कृत्रिम संरचना क्या है, तो ये हो जाएगा यूरिया। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर जो गैस निकलती है वह है, यानी कि जब सोडा यानी कि सोडा वाटर जो होता है रासायनिक, सोडा वाटर की बोतल खोलते हैं तो उसमें कौन सी गैस निकलती है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा ऊपर कर दूं। यूरिया के लगातार उपयोग से मिट्टी बन जाती है, तो यूरिया की लगातार उपयोग करते हैं तो मिट्टी क्या बन जाती है, तो मिट्टी यानी कि उदासीन हो जाती है। ठीक है, यानी कि यूरिया जो है लगातार अगर यूज कीजिएगा तो मिट्टी की उर्वरता में लगातार गिरावट आएगी, यानी कि कमी होने लगेगी, और जमीन में क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन के साथ साथ मिलकर के इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोसामाइन। ठीक है, नाइट्रोसामाइन बनता है, जिसके कारण पानी में लाइक बोले तो पानी भी दूषित हो जाएगा, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, मिट्टी जो है उपजाऊ उतना नहीं रहेगा, है ना, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगेगा। तो अगर पानी में जाएगा, सपोज करो कि बारिश के पानी से अगर अंदर वाटर वगैरह जा रहा है, उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाइड्रोलिसिस के दौरान ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होता है? हाइड्रोलिसिस के दौरान ऊर्जा जो है किस रूप में उत्पन्न होता है ये आपको बताना है, तो ऊर्जा जो है ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कांच की यानी कि कांच की बोतलों में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह किसके साथ प्रतिक्रिया करता है, तो किसके साथ प्रतिक्रिया करता है, ये करता है कांच का सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, कांच के साथ सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख फैटी एसिड नहीं है, यानी कि फैटी एसिड नहीं है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि लिनोलेनिक एसिड,
लेनिक एसिड, एस्टियरिक एसिड, लिनोलिक एसिड और एराकिडोनिक एसिड। ठीक है, एराकिडोनिक एसिड। तो आपको बताना है कौन सा नहीं है। फैटिक एसिड नहीं है, तो हमारा जो है एराकिडोनिक एसिड नहीं है, ऑप्शन डी नहीं है, बाकी सब है। ठीक है, एंटासिड है। ठीक है, फिर से मैं यहां टिक करूं, एंटासिड है, ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है। सॉरी गाइज, 34 नंबर का क्वेश्चन गलत मैंने लगा दिया है ना, क्योंकि इसमें हो जाएगा एस्टियरिक एसिड हो जाएगा। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर दूं, यार रुको, वेट थोड़ा सा मैं बढ़ा दे। क्वेश्चन ये रहा है ना, 34 नंबर, 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख फैटिक एसिड नहीं है, यानी कि नहीं पूछा जा रहा है, तो वो हमारा हो जाएगा एस्टियरिक एसिड, यानी ऑप्शन सी नहीं है, बाकी ये तीनों है। ठीक है, ये तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है एंटासिड है, तो एंटासिड क्या है, नमक है, बेस है, एसिड है, बफर है, तो ये हो जाएगा बेस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, एंटासिड का अर्थ होता है वैसा पदार्थ जो एसिड के विपरीत कार्य करता हो। ठीक है, उसे कहते हैं। ठीक है, तो ये बेस हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है 36 नंबर, ऑप्टिकल सजावट। ठीक है, ऑप्टिकल सजावट और विज्ञापन के लिए डिस्चार्ज ट्यूब में इस्तेमाल किए जाने वाली गैस है, तो ये कौन सा गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, नियोन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये हो जाएगा नियोन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल होने वाला एक समान रेफ्रिजरेटर है। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, फ्रीऑन। ठीक है, देखो आपको याद कैसे करना है, मैंने तो देखो मेरा भाई केमिस्ट्री उतना स्ट्रांग नहीं है, केमिस्ट्री या फिर लाइक बोले बायोलॉजी थोड़ी बहुत आती भी है, तो केमिस्ट्री और फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ी वीक है। तो मैं हालांकि जब एग्जाम देना है तो आपको याद रखनी है, सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, या रट के याद करो या फिर पढ़ के याद करो, जैसे करना है करो, बस एग्जाम पास करने से मतलब है ना। तो मैंने कैसे याद करा है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन अक्सर टेस्ट लगाओगे तो गलत हो जाता था। तो रेफ्रिजरेटर, ठीक है, रेफ्रिजरेटर, और इसमें फ्री ऑन आ रहा है, तो रेफ्रिजरेटर, इसमें भी फ्रीजरेटर है ना, आर को काट दो यहाँ पे, तो यहाँ पे फ्री ऑन ऐसे रिलेट कर दो कि दोनों में सिमिलरिटी एक मतलब है, रेफ्रिजरेटर, फ्री ऑन एफ से यहाँ पे भी, यहाँ ऐसे मैंने रिलेट करके याद करी है, क्योंकि मेरे से याद नहीं हो पाता था, अक्सर हम क्वेश्चन गलत कर देते थे, कभी नियॉन लगाते थे, कभी ऑक्सीजन लगाते थे, कभी नाइट्रोजन लगाते थे, कभी कुछ, मतलब एक ही तरीका है कि किसी भी तरह भाई क्वेश्चन सही होना है, नहीं आता है तो रट लो बस। मैंने तो इतना ही सीखा है, जो सब्जेक्ट आता है तो अच्छे से खूब 2 बार 3 बार 4 बार, नहीं आता है पढ़ते रहो आ जाएगा, नहीं अगर आता है, जो चीज बार बार एग्जाम में आने वाले उसे रट जाओ, दूसरा कोई ऑप्शन, कोई उतना महान नहीं बनना है, क्योंकि एग्जाम पास करने से मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित निम्नलिखित कथनों की जांच करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर खोजे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है पीतल, तांबे और जस्ता का एक मिश्रण होता है, तो पीतल जो होता है तांबा और पीतल जस्ता का मिश्रण होता है, ये आपसे कह रहा है, तो ये तो बिल्कुल सही है, एक नंबर एक सही है, तो बाकी का ऑप्शन है वो काटो, 2 यहाँ है गलत हो जाएगा, 2 यहाँ है गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो 2 है नहीं, अब इसी दोनों में हम लोग को एलिमिनेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैग्नेटाइट एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण मिश्र धातु है, तो 2 तो हम लोग ऐसे ही एलिमिनेट कर दिए, 2 के बारे में चर्चा ही नहीं करना है। आप तीसरा देखो, पारा यौगिक वे पदार्थ है जिनमें आवश्यक रूप से पारा होता है, पारा यौगिक वे पदार्थ है जिनमें आवश्यक रूप से पारा होता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो अपन जब 3 सही है तो 4 होने के सवाल नहीं बनता है, तो 4 हमारा ऐसे ही कट जाएगा, डायरेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, डॉक्टरों को द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, तो किस सिद्धांत पर काम करता है, 1 मिनट,
डायरेक्ट हम लोग 55 पे कैसे आ गए? 38 था ना? 38, 39 आना चाहिए था क्वेश्चन। उल्टा सीधा पीडीएफ लग गया क्या? 1 मिनट। 38, 39, 40। 1 मिनट, थोड़ा सा हम एक बार और रीचेक कर ले। अड़तीस, यानी 10 क्वेश्चन है ना गाइज। 38, 39, 40, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 10, 12, 13, 14 क्वेश्चन जो है वो वाला पीडीएफ लगता है इसमें अटैच नहीं हो पाया। वही कह रहे हैं कि 38 के बाद क्वेश्चन नंबर 55 कैसे आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है क्वेश्चन ये अपलोड नहीं हो पाया है, लाइक बोले तो पीडीएफ जो है पीडीएफ में छूट गया है ना, तो सॉरी फॉर दैट इसके लिए। बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन लाएंगे ना उसमें इसको कवर कर देंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पे 38 है ना, 38 के बाद डायरेक्ट यहाँ पीडीएफ 55 है, तो ये गलत हो जाए क्योंकि ये अगला इसका पेज जो है ना लगता है अटैच नहीं हो पाया है, बाय मिस्टेक छूट गया है। बट कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम करा देंगे, डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। डॉक्टरों के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? तो किस सिद्धांत पर काम करता है? ध्वनि तरंगों का आरोपण के द्वारा काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियमन किसके द्वारा दिया गया था? तो ये नियमन न्यूटन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो ये होता है गतिज ऊर्जा, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि पवन ऊर्जा में हवा की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी की ओर स्थानांतरित होती है तो ऑप्शन है पृथ्वी पर उसका भार घटता है जबकि उसका द्रव्यमान बढ़ता है। यानी कि जब कोई वस्तु जो है चंद्रमा से पृथ्वी की ओर स्थानांतरित होती है, ठीक है, यानी कि चंद्रमा से पृथ्वी की ओर आती है, ये क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी पर उसका उसका भार घटता है जबकि उसका द्रव्यमान बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है पृथ्वी पर उसका भार बढ़ता है जबकि उसका उसका द्रव्यमान घटता है, ठीक है। सी नंबर कह रहा है पृथ्वी पर उसका भार और द्रव्यमान दोनों अपरिवर्तित रहता है। डी नंबर कह रहा है पृथ्वी पर उसका भार बढ़ता है जबकि उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा 59 नंबर क्वेश्चन। प्रेशर कुकर के अंदर, ठीक है, फिर से मैं टिक करूं, प्रेशर कुकर के अंदर अधिकतम तापमान इस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो ये कह रहा है ऊपरी क्षेत्र का क्षेत्रफल और उस पर रखा गया भार, ऊपरी क्षेत्र का क्षेत्रफल, पकाए जाने वाले भोजन का क्षेत्रफल, ऊपरी क्षेत्र पर रखा गया भार और पकाए जाने वाले भोजन का क्षेत्रफल, केवल ऊपरी क्षेत्र का क्षेत्रफल। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऊपरी क्षेत्र का क्षेत्रफल और उस पर रखा गया भार, ठीक है, ये हो जाएगा। जो कुकर का ऊपर वाले ऐसे होता है ना, ऐसे, ठीक है, इसके बारे में कह रहा है कुकर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 60। यदि लड़की मोम और लोहे, यानी कि सॉरी लड़की कह रहे हैं, सॉरी फॉर दैट यार लकड़ी बार बार ना लकड़ी लड़की में कंफ्यूज हो जाता है आदमी लकड़ी, मोम और लोहे के बराबर आकार के टुकड़े एक ही ऊंचाई से गिरे तो कौन सा टुकड़ा पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचेगा? फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर दूं, बहुत बार बार क्वेश्चन पूछता है ये, तो इतना बार रिपीट करता है ना, मत ही पूछो। यदि लकड़ी मोम, लकड़ी हो गया, मोम और लोहे के बराबर आकार के टुकड़े एक ऊंचाई से गिरे तो कौन सा टुकड़ा पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचेगा? तो एक ही समय पर सभी पहुंचेगा, चाहे वो लोहा हो,
चाहे वो लकड़ी हो, चाहे लकड़ी के बराबर और कोई सामान हो, जब ऊपर से हम नीचे छोड़ेंगे तो सब तीनों जो भी है एक ही समय पर नीचे गिरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 समान बर्तन ए बी सी को पानी, पारा और केरोसिन से समान ऊंचाई तक भरा गया। तीनों बर्तनों निचले हिस्से में समान नल लगे हैं। यदि तीनों नल एक साथ खोले जाए तो कौन सा बर्तन पहले खुलेगा? ठीक है, तो ये ऑप्शन है बर्तन। ठीक है, नेक्स्ट है सभी बर्तन ए बी सी एक साथ खोला जाएगा, और बर्तन ए, बर्तन सी, बर्तन सी। तो आपका हो जाएगा बी आंसर। ठीक है, क्योंकि सभी बर्तन ए बी सी एक ही साथ खाली हो जाएगा, हम खुले का पढ़ दिए। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट करूं, 3 समान बर्तन ए बी सी पानी, पारा और केरोसिन से समान ऊंचाई तक भरा गया है। तीनों बर्तनों के निचले हिस्से से समान नल नल लगे हैं। यदि तीनों नल एक साथ खोले जाए तो कौन सा बर्तन पहले खाली होगा? पहले खाली होगा, हम खोलेगा की बात कर रहे हैं, सॉरी यार। तो खाली होगा, तो सभी बर्तन जो है एक साथ खाली हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। यानी कि ये वाला कंसेप्ट है ना, ऊपर से कोई सामान गिराते हैं, लकड़ी हो गया, लोहे का टुकड़ा हो गया, बॉल हो गया, तो तीनों जब धरती पे गिरेगा तो तीनों एक ही साथ गिरेगा। तो सेम ऐसा कंसेप्ट यहाँ भी लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी झील के तल पर हवा हवा का बुलबुला ऊपर की ओर उठता है तो यह होगा। ठीक है, तो यह क्या होगा? आकार में वृद्धि होगा। ठीक है, यानी कि कोई भी झील के तल पर हवा का बुलबुला ऊपर की ओर उठता है तो क्या होता है? आकार में वृद्धि होता है। ऐसे पानी देखते हैं, ऐसे ऐसे फैलते जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यानी कि पानी इन द सेंस कि उसका बुलबुला जब यहाँ गिरेगा तो ऐसे ऐसे फैलते रहता है, ये बात मेरे कहने का मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, थोड़ा ऊपर कर दे बाल बार, इधर भाग गया यार। हाँ, ये रहा क्वेश्चन, पारे की सतह पर लोहे की सुई किस कारण से तैरती है? ठीक है, यानी पारे की सतह पर लोहे की सुई किस कारण तैरती है? ठीक है, तो ये सभी को पता है, पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। ठीक है, यानी कि यही क्वेश्चन हो गया ना, कि जैसे कि कोई कढ़ाई जो है, ऐसे कोई कढ़ाई हो गया, और कढ़ाई को समुद्र जैसे मतलब कोई तालाब हो गया, पानी वाला चीज हो गया, वहां पे रखिएगा तो ये डूबेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ये पृष्ठ तनाव के कारण ये जो है इसका ये जो है ना, इसके कारण जो है ये मतलब उसमें पानी में डूबेगा नहीं। ठीक है, तो जबकि एक सुई जो होती है नुकीली अगर होगी तो वो रखिएगा तो डूब जाएगा। ठीक है, तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है पारा, पारा की सतह पर लोहे की सुई किस कारण से तैरती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण, क्योंकि पारा की बात हो रहा है, पारा जो होता है हल्का होता है, इसके बात किया जा रहा है। ठीक है, तो ये कढ़ाई वाला कंसेप्ट है। तो ये कढ़ाई जो है ना, जैसे मान लो ये सब पानी हो गया, डॉट डॉट मार लो, पानी हो गया, तो ये कढ़ाई जो है नहीं डूबता है, उस पर तैरते रहता है। ठीक है, तो ये पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, ये रहा 64, यदि साबुन के दो अलग अलग व्यास के बुलबुले एक एक नली द्वारा संपर्क में आते हैं तो क्या होगा? ठीक है, तो क्या होगा बताना है। दोनों बुलबुलों का आकार समान रहेगा, छोटा बुलबुला और छोटा हो जाएगा, बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा, छोटा बुलबुला बड़ा हो जाएगा और बड़ा बुलबुला छोटा होकर समान आकार हो जाएगा। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। दोनों बुलबुले संपर्क में आते ही फट जाएगा, बिल्कुल भी नहीं है। दोनों बुलबुले का आकार समान रहेगा, ऐसा भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। फिर से मैं यहाँ टिक करूं, देखो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान बढ़ने के साथ द्रव की सांद्रता बढ़ जाती है, घट जाती है, अपरिवर्तित रहती है, द्रव की प्रकृति के आधार पर बढ़ या घट सकती है। तो ये बताना है कौन सही हो जाएगा। ये सही हो जाएगा, घट जाती है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग का परागन
परागमन, ठीक है, ध्वनि तरंग का परागमन सबसे तेज होता है, ठोस में होता है, गैस में होता है, द्रव में होता है, निर्यात में होता है, तो ये ठोस में होता है, ठीक है। यानी कि ध्वनि एक प्रकार का कंपन या फिर विक्षोभ होता है, किसी भी ठोस द्रव गैस के माध्यम से संचारित होता है। और ध्वनि की गति जब जब भी अगर ठोस में सबसे अधिक जैसे कि एंट्री करती है, तो सबसे अधिक द्रव में सबसे कम और गैस में और सबसे कम, अ, ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि लाइक बोले तो ध्वनि की गति जो है ठोस में सबसे अधिक, तो ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है ध्वनि तरंग का परागन सबसे तेज होता है, ठोस में होता है, ठीक है। ठोस के बाद फिर इसके बाद द्रव आ जाएगा सेकंड नंबर पे, ठीक है। द्रव के बाद फिर गैस आ जाएगा, तो हमारा सबसे अधिक पूछ रहा है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। यानी कि पहले यहाँ पे ठोस लिखो एक नंबर पे, दूसरा नंबर हो जाएगा द्रव, तीसरा नंबर हो जाएगा गैस, सीरियल वाइज याद रख लो, गॉस लिख दिए, गैस ऐसे होगा, है ना। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। जब सितारे और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाता है तो उत्पन्न ध्वनि को एक दूसरे से अलग पहचाना जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इनमें अंतर होता है। तो क्या अंतर होता है ये बताना है, ठीक है। ये अंतर क्या होता है, स्वर प्रबलता और गुणवत्ता, स्वर प्रबलता, केवल गुणवत्ता, केवल प्रबलता, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, केवल गुणवत्ता होता है, ठीक है, ओनली गुणवत्ता, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हृदय किस, यानी हृदय जो होती है, हार्ट की बातें किया जा रहा है, किस गति से कंपन करता है और अश्रव्य आवृत्ति, ठीक है। या फिर 2 नंबर कह रहा है गैसों में ध्वनि की गति तरल पदार्थ और ठोस पदार्थों की तुलना में अधिक होता है। 3 नंबर कह रहा है ध्वनि की गति का वर्णन करने के लिए मैक संख्या का उपयोग किया जाता है। 4 नंबर कह रहा है अल्ट्रासोनिक ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, ठीक है। तो ये कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है, ठीक है। ये हो जाएगा एक हृदय की गति से कंपन करता है अश्रय आवृत्ति, ठीक है, एक बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हो जाएगा गैसों की ध्वनि की गति तरल पदार्थ और ठोस पदार्थों की तुलना में अधिक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, जस्ट हम लोग ऊपर देखे हैं। तो 2 पहले एलिमिनेट करो, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, ऐसे डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। एलिमिनेशन जो नहीं है वहां एलिमिनेशन मेथड लगाओ, आता है तब तो कोई बात ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मजदूर रेल की पटरी पर काम कर रहा था, कुछ दूरी पर एक लड़का रेल की पटरी के पास अपना कान लगाए हुए था। यह लड़का मजदूर की धमाकों की आवाज 2 बार सुन पाया, ऐसा इसलिए है क्योंकि, ये सब क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है ना, बार बार रिपीट करता है हर चीज में। एसएससी में देख लो, बीपीएससी में, यूपीएससी में तो खैर स्टेटमेंट बना के पूछता है, लेकिन इतना आसान पूछेगा नहीं। इसके बाद जैसे यूपी पीसीएस होगा, आरओ, एआरओ, बिहार दरोगा पुलिस, हर जगह जगह क्वेश्चन रिपीट करता है यार। तो ये जो है क्वेश्चन आप 1 बार 2 बार 3 बार एटलीस्ट रिवीजन करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टील में ध्वनि की गति हवा की तुलना में अधिक होती है, ठीक है। तो स्टील में ध्वनि की गति जो है हवा की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि स्टील क्या है, ठोस होता है। तो अभी हम लोग जस्ट बात किए ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। तो स्टील क्या है, ठोस है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन सी रेडियो तरंगों के बीच विक्षेपण के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। तो क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, कौन सा जिम्मेदार है, यानी कि वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में कौन से रेडियो तरंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आयन मंडल, और इसके बारे में हम लोग चर्चा भी किए थे। लाइक बोले तो जो बायोलॉजी वगैरह का था ना क्वेश्चन, उसमें हम लोग इसके बारे में पढ़े भी थे, ठीक है। तो आप सभी को वैसे पता भी होना चाहिए कि थर्मोस्फीयर के सबसे निचला भाग आयन मंडल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये जो भाग होता है ना, लाइक बोले तो हवा की बहुत सारे परतें इसमें पाया जाता है। तो ये सब हम लोग बायोलॉजी वाला क्लास में देखे ही थे, बहुत सारा चीजें
ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी में भी पूछता है, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, ये सारा लगभग इकोलॉजी इन्वायरमेंट में कुछ कुछ ये सारा टॉपिक तो पूछता ही पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फारेनहाइट लिखा हुआ है लेकिन फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है, थर्मामीटर का पाठ्यांक समान होगा, ठीक है, तो ये बता रहा है 40, -40, 40, 212, 100, ठीक है, तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा, ये -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ़ारेनहाइट थर्मामीटर का पाठ्यांक समान होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन, जब भीगे हुए बिस्किट को कुछ समय के लिए फ्रीज में रखा जाता है तो वे कुरकुरे हो जाता है, क्यों कुरकुरे हो जाता है ये बताना है, ठीक है। देखो, ऑप्शन ए कह रहा है ठंडा करने से अतिरिक्त नमी निकल जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फ्रिज के अंदर नमी कम होती है और अतिरिक्त नमी सोख ले जाती है, बिल्कुल परफेक्ट कह रहा है, बट फिर भी हम लोग ऑप्शन देख ले, क्या पता इससे परफेक्ट हो। फ्रिज के अंदर नमी अधिक होती है और अतिरिक्त नमी सोख लेती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। फ्रिज के अंदर दबाव अधिक होता है और अतिरिक्त नमी को छोड़ने में मदद मिलती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। और फिर वेट गाइस, बैक, वेट पता नहीं क्या टिप आ जाता है यार, इधर चला गया। हाय गाइस, इधर चला गया यार पीडीएफ, वेट, ये रहा, ठीक है। देखो 72 नंबर क्वेश्चन ये रहा, जब भीगे हुए बिस्किट को कुछ समय के लिए फ्रीज में रखा जाता है तो वे कुरकुरे हो जाता है, क्योंकि फ्रीज के अंदर नमी कम होती है और अतिरिक्त नमी सोख ले जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंडे मौसम सर्दियों में जलीय जीव तब भी जीवित रहते हैं जब झील की ऊपरी परत का पानी बर्फ में जम जाता है, क्योंकि, ठीक है, क्यों जम जाता है, क्योंकि पानी का घनत्व जो होता है 4 डिग्री पर सबसे अधिक होता है और इसलिए बर्फ की ऊपरी परत के नीचे पानी की परत होती है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कांच की छड़ी को भाप में रखा जाता है तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है लेकिन उसकी सांस अनावेशित रहती है, घट जाती है, बढ़ जाती है, अव्यवस्थित हो जाती है, तो इसका सही आंसर बढ़ जाता है, ठीक है, यानी जब भी कांच की छड़ी को भाप में रखा जाता है तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है, ठीक है, लेकिन उसकी सांस सांस क्या होती है, बढ़ जाती है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप में बदलने के लिए कैलोरी में आवश्यक ऊष्मा लगभग है, तो लगभग कितना है, 720 कैलोरी, ठीक है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वस्तु की स्थिति अनंत और दर्पण के ध्रुव P के बीच होती है तो उत्तल दर्पण के द्वारा बनाने वाला प्रतिबिंब की प्रतिक्रिया क्या होगा, ठीक है, तो प्रतिबिंब की प्रक्रिया क्या होगा, ये आभासी और सीधा होगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर, ठीक है, तो 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यदि मैजेंटा और पीला रंग के वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो संबंधित क्षेत्र का रंग लाल होगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, यदि सियान और मैजेंटा रंग के वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग नीला होगा, तो कौन सा सही हो जाएगा, केवल 2 सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
78 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यदि कोई व्यक्ति पानी से भरी बाल्टी में पड़े सिक्के को देखता है तो सिक्का अपनी वास्तविक स्थिति के अपेक्षाकृत करीब दिखाई देगा। ठीक है, तो ये कौन सा इसमें सही है? तो ये ऑप्शन ए कह रहा है यदि कोई व्यक्ति पानी से भरी बाल्टी में पड़े सिक्कों को देखता है तो सिक्का अपनी वास्तविक स्थिति के अपेक्षाकृत करीब दिखाई देगा। बिल्कुल सही है। ठीक है, यदि पानी के अंदर कोई व्यक्ति पानी के स्तर से ऊपर एक सिक्के को देखता है तो सिक्का अपनी वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत अधिक ऊपर दिखाई देगा। ठीक है, यानी कि ए और बी दोनों सही है, यानी कि हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हाइपर मेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है ये बताना है। ठीक है, वेट गाइस, 77 नंबर हम लोग देखे कि नहीं देखे? हाँ, ये देखे हैं। 78 भी देखे हैं। ठीक है, 79 देखना है ना? 79 ये रहा। देखो, हाइपर मेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत है, ये बताना है। कौन सा गलत है? व्यक्ति दूर की वस्तुओं की स्पष्ट रूप से देखता है, बिल्कुल सही है। लेंस की फोकस लंबाई जो है बड़ी है, ये भी ठीक है। पास की वस्तु की छवि रेटिना के पीछे केंद्रित होता है, ये भी सही है। इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अवतल लेंस की उपयोग किया जाता है, तो ये गलत है। ऑप्शन डी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा क्वेश्चन जो है गलत है, यानी सही नहीं है, यानी कि गलत पूछ रहा है, तो ऑप्शन हमारा डी गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, सही है। लेंस की शक्ति कम हो जाती है, लेंस की गोलाई कम हो जाती है, लेकिन ये कह रहा है ना इस ठोस की ठीक करने के लिए अवतल लेंस की जरूरत होती है, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उत्तल लेंस की जरूरत होती है, ना कि अवतल लेंस की। उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस की जरूरत होती है, अवतल लेंस की नहीं। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है। यार, बार बार आगे बढ़ जा रहा है पीडीएफ, एक मिनट। ये रहा क्वेश्चन, दो समतल दर्पण एक दूसरे से कुछ कोण पर रखे गए हैं। प्रकाश की एक किरण एक दर्पण के समानांतर चलने के बाद दो बार परावर्तित होती है और फिर दूसरे दर्पण के समानांतर चलती है। ऐसे दर्पणों के बीच का कोण होगा, ऐसे दर्पण के बीच का कोण क्या होगा ये बताना है। तो ये 40 डिग्री होगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जब लाल नीला, यानी कि लाल नीला हरे रंग से मिलकर प्रकाश का एक गुच्छा किसी स्थान पर पड़ता है तो प्रकाश का रंग होगा। याद रखना है, लाल नीला हरा, यानी कि लाल नीला हरा। ठीक है, तो कौन सा प्रकाश का रंग होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो प्रकाश का रंग सफेद हो जाएगा ये जब तीनों मिलेगा तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति तेज रोशनी वाले क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो वह कुछ समय तक स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, बाद में वह धीरे धीरे चीजें देखना शुरू कर देता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आंखें समय के साथ साथ अंधेरे से परिचित हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाता है। देखते हैं गाइस कि जब हम लोग धूप में से आएंगे या बाहर से कहीं घूम टहल के या फिर धूप से आइएगा, घर में आइएगा, घर में उजाला है बट फिर भी आपको अंधेरा टाइप का लगेगा, है ना? तो ये ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि आंखें जो होता है समय के साथ अंधेरे से परिचित हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमो एक उपकरण है जो परिवर्तित करता है। ठीक है, तो ये कौन सा इसका आंसर सही है? पहला नंबर कह रहा है रासायनिक ऊर्जा की विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन बी कह रहा है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन सी कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन डी कह रहा है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 84 नंबर, ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, तो ये
एसी वोल्टेज को बढ़ाना या कम करने के लिए किया जाता है। हमारा आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है CFL, ठीक है, यानी CFL का पूरा नाम जिसका उपयोग विद्युत बल्ब के स्थान पर किया जाता है। देखो CF और L, ठीक है, CFL इसके बारे में कह रहा है। CFL का पूरा नाम जिसका उपयोग विद्युत बल्ब के स्थान पर किया जाता है। पूर्ण फ्लोरोसेंट लैंप, ये कह रहा है कि स्वच्छ फ्लोरोसेंट लैंप, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, केयर फ्री लैंप, ठीक है, तो ये सब तो बिल्कुल भी नहीं होगा। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, ठीक है, यानी कि C4 कॉम्पैक्ट, A4 फ्लोरोसेंट, L4 लैंप, ठीक है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, फिर से मैं यहाँ टिक कर दूं, यानी कि 85 नंबर का C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सुरंग में 100 वॉट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक प्रकाशित होते हैं, बिजली की खपत होगी, तो बिजली की खपत क्या होगी ये बताना है। बिजली की खपत 10 इकाई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 डिग्री के केल्विन तापमान पर अर्धचालक की चालकता आर्सेनिक, ऑस्मियम, जर्मेनियम, रेडियम क्या क्या होता है, अर्धचालक चालकता, ठीक है, तो ये आपको बताना है कौन सा इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मेनियम, ठीक है, यानी कि 0 डिग्री के केल्विन तापमान पर अर्धचालक की चालकता क्या हो जाएगा, जर्मेनियम, ठीक है, यानी कि ट्रांसजेंडर में जर्मेनियम और सिलिकॉन का प्रयोग अर्धचालक के रूप में किया जाता है, ठीक है। जर्मेनियम जो होता है एक महत्वपूर्ण अर्धचालक होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ माय गॉड, फिर बार बार भाग जा रहा है, वेट गाइज, इधर चला गया, वेट वेट वेट, हाँ यहाँ हम लोग 87 पे थे, है ना। 87 नंबर क्वेश्चन है, 0 डिग्री के केल्विन तापमान पर अर्धचालक की चालकता जो है जर्मेनियम, आंसर हो जाएगा। गाइज क्या करूँ, थोड़ी थोड़ी मूव हो जाती है ना फोन से, क्योंकि लैपटॉप में ये रिकॉर्ड नहीं कर पाते ना, तो फोन से ही करते हैं। सॉरी यार, इसके लिए बार बार मूव हो जाता है, आप लोग परेशान होते होंगे, सॉरी फॉर दैट यार। परमाणु रिएक्टर में भारी पानी का कार्य है, परमाणु रिएक्टर में भारी पानी का कार्य क्या है ये बताना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा न्यूट्रॉन की गति को धीमा करे, ठीक है, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से ऊर्जा किसके कारण निकलती है, यानी कि सूर्य जो होता है उससे ऊर्जा किसके कारण निकलती है, तो किसके कारण निकलती है, परमाणु संलयन के कारण निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके साथ BRIT भारत सरकार जुड़ी हुई है, ठीक है, तो भारत सरकार किसके साथ जुड़ी हुई है, सड़क परिवहन से, ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि BRI जो होता है बोर्ड, यानी इसका बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटॉप टेक्नोलॉजी परमाणु ऊर्जा विभाग की से रिलेटेड है, यानी सड़क परिवहन कहेंगे, ठीक है, और इसका मुख्यालय अगर पूछेगा तो मुंबई आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु संलयन रिएक्टर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है वे भारी नाभिक के विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। दूसरा नंबर कह रहा है वे आमतौर पर उनके पास टोकामक डिजाइन होता है, वे बहुत उच्च तापमान पर काम करते हैं। ये इसमें से बताना है कौन सा सही स्टेटमेंट है, कौन सा सही पेयर है, ठीक है, तो ये कौन सा सही हो जाएगा, देखो फिर से मैं टिक कर दूं, वे भारी नाभिक के विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले हम ए एलिमिनेट करेंगे, तो एक यहाँ भी काटो, यहाँ भी काटो, यहाँ काटो, डायरेक्ट आपका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 92 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, भारत दुनिया में फोटोवोल्टिक इकाइयों में उपयोग किए जाने वाले सिलिकॉन वेफर्स का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा
शुल्क भारतीय सौर ऊर्जा निगम द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको थोड़ा ऊपर कर दे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, हिग्स बोसोन, हिग्स बोसोन कण का सामान्य नाम है, सामान्य इसका नाम क्या है, गॉड पार्टिकल्स, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, देखो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में दो हल्के नाभिक आपस में जब एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है, मिलकर के भारी नाभिक बनाते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा गॉड पार्टिकल्स हो जाएगा। ठीक है, सॉरी गाइस, क्योंकि ये तो नाभिक संलयन की क्वेश्चन था ना, हम कुछ और उल्टा पुल्टा बता दिए, सॉरी फॉर दैट यार, क्योंकि ये बोसॉन कण के बारे में पूछ रहा है ना। देखो बोसॉन कण जो होता है, ये पहली सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछेगा कि हिग्स बोसोन जो है, हिग्स बोसोन, ये पूछ देगा कि हिग्स बोसोन सबसे पहले इसका ये यानी कि ये स्टार्टिंग कब किया गया था, तो 1964 में, याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद इसका पूछेगा कि सत्यापन वगैरह इसका प्रयोग कब किया गया था, तो 14 मार्च 2013 को किया गया था, ये याद रखना है। सॉरी, वो वाला नेक्स्ट क्वेश्चन था ना, तो मेरे को लगा कि उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो मैंने गलत बता दी, सॉरी उसके लिए, सॉरी फॉर दैट। फिर से मैं यहाँ पे टिक कर दूं, हिग्स बोसोन कण का सामान्य नाम है। ठीक है, तो ये है गॉड पार्टिकल्स। ठीक है, और 1964 में आपको याद रखना है पहली बार परिकल्पना किया गया था, और इस सेकेंड यानी कि प्रयोग कब किया गया था, तो 14 मार्च 2013 को। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, एक साधारण प्रकाश बल्ब का जीवन अपेक्षाकृत कम होता है, क्योंकि क्यों कम होता है ये बताना है। फिलामेंट तार एक समान नहीं होता है, बल्ब को पूरी तरह से खाली नहीं किया जा सकता है, फिलामेंट को सहारा देने वाला तार उच्च तापमान पर पिघल जाता है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वेट 95 नंबर ये रहा, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के द्वारा, 95 नंबर है, AMY के शब्द संबंधित है, DMY के है या AMY के है, थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, और सॉरी CMY के है, CMY और के है ना, एक ही में मिला हुआ ना, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। तो CMY के संबंधित है, रेलवे सिग्नलिंग से, नेविगेशन से, ऑफसेट प्रिंटिंग से, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से। ठीक है, तो ये किस चीज से रिलेटेड है, ऑफसेट प्रिंटिंग से, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर, सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि, तो सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि सड़क की तुलना में बर्फ में कम घर्षण होता है, इसलिए। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सेट साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनल बनता है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, जिंक यानी कि कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, तो ये तो आप सभी जानते हैं, केपलर के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो केपलर के द्वारा, यानी कि ऑप्शन, सॉरी केपलर नहीं होगा, न्यूटन होगा, क्योंकि न्यूटन के द्वारा किया गया था ना। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो न्यूटन हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा स्थितियों के निदान के लिए एमआरआई तकनीक का उपयोग किया जाता है, एमआरआई में किसका उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये आपसे पूछ रहा है, तो एमआरआई में चुंबकीय क्षेत्र का होता है, बिल्कुल सही है, रेडियो तरंगे का होता है, ये भी सही है, गामा किरणें का होता है, एक्सरे वगैरह का नहीं होता है, तो हमारा आंसर इसमें पूछ रहा है गलत है, यानी उपयोग नहीं होता है, तो किसका हो जाएगा, एक्सरे, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है गाइस,
नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय सुई किस ओर इशारा करती है। तो चुंबक वाली जो सुई होती है वो किस ओर इशारा करती है ये आपको बताना है। तो उत्तर की ओर इशारा करती है, ठीक है। तो गाइज ये रहा 100 क्वेश्चन एंड सॉरी फॉर दैट गाइज, आज बहुत आप सभी को प्रॉब्लम होगा क्योंकि बहुत सारा एक आध क्वेश्चन मेरे से गलत हो जा रहे थे ऑप्शन, तो उसके लिए सॉरी, बाय मिस्टेक हो जाता है, ह्यूमन एरर, ओके। एंड वीडियो जो है मूविंग इधर उधर हो जा रहा था पीडीएफ, उसके लिए भी सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मेरे को मोबाइल से ही रिकॉर्ड सब करना पड़ता है, एक जगह सिस्टम ऐसा नहीं है कि हम मुझसे लगा करके करें, तो इसके लिए सॉरी अगेन सॉरी, ओके। एंड जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कुछ मेरे से अगर बोलने में प्रोनाउंसिएशन बाय मिस्टेक ऐसा कुछ, वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि प्रोनाउंसिएशन सही करूँ, कुछ कुछ ऐसा वर्ड आ ही जाता है जो मेरे से कभी कभी तुतला टाइप का होने लगता है, तो उसके लिए अगेन सॉरी फॉर दैट, ओके। एंड जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। कल मैं कोशिश करूंगी जो भी सारा टेस्ट है 2-3 ऐसे अपलोड करूं जिससे कि आप सभी का भी जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि अब समय भी कम है, ठीक है। तो जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।